हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रिया श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपको हिंदी विषय के बारे में जानकारी दूंगी, जो कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा भी है और हिंदी का प्रयोग हम अपने जीवन में हर जगह पर करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगी हिंदी के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए भी उपयोगी है और आपके जानकारी के लिए भी ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए, जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया है कि जो हिंदी का विकास हुआ है वो संस्कृत से हुआ है। सबसे पहले हमारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत का विकास हुआ। उसके बाद पाली भाषा का, पाली से प्राकृत भाषा और प्राकृत से अपभ्रंश का हुआ। तो देखिए, इसके बारे में ही मैं आपको आगे वीडियो में बता रही हूँ। उसके बाद कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य भी बताऊंगी हिंदी से रिलेटेड। तो अवहट्ट नाम यानी अपभ्रंश को ही अवहट्ट भी बोलते हैं। तो नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख कहाँ पर मिलता है? विद्यापति की कीर्तिलता में मिलता है। विद्यापति की कीर्तिलता बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिसमें लिखा है, देसिल बयना सब जन मिठा, ते तैसन जंपो अवहट्टा। यानी कि अवहट्टा के बारे में बता रहे हैं। यानी कि देसिल बयना सब जन मिठा, ते तैसन जंपो अवहट्टा। यानी कि ये विद्यापति की रचना है। कई बार ये पंक्ति देकर पूछ लिया जाता है कि ये कौन से कवि की रचना है या कौन सी रचना से ये पंक्तियां ली गई हैं। तो और मैं आपको भी विकास क्रम भी बता रही थी हिंदी का। तो ये देखिए, संस्कृत को देववाणी भी बोलते हैं, आर्य भाषा भी बोलते हैं, आदि जननी भी बोलते हैं और संस्कृत तो बोलते ही हैं। तो इसके बाद संस्कृत से पाली का विकास हुआ। पाली में बौद्ध धर्म की भाषा, पाली भाषा को ही बौद्ध धर्म की भाषा, भगवान बुद्ध की भाषा या भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में ही उपदेश दिया था। इसके बाद पाली से प्राकृत भाषा का विकास होता है। प्राकृत भाषा जो है जैन धर्म की है, यानी कि पाली भाषा बौद्ध धर्म की है और प्राकृत भाषा जैन धर्म की भाषा है। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया है और महात्मा बुद्ध, जो भगवान बुद्ध हैं, उन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिया था। तो ये दोनों ही धर्मों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भाषाएं थी। इसके बाद प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश को, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप। तो जो बिगड़ा हुआ रूप होता है भाषा का, उसे क्या कहते हैं? अपभ्रंश। अपभ्रंश से ही हमारी हिंदी का विकास हुआ है। कुछ लोग अपभ्रंश को अवहट्ट बोलते हैं, अवहट्ट के रूप में भी वो नाम जानते हैं इसका। लेकिन अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट से हिंदी का विकास हुआ। हिंदी से आधुनिक हिंदी का विकास हुआ। हिंदी से ही आधुनिक हिंदी का विकास हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं आकृत मूलक, यानी कि आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है। हिंदी जो है वियोगात्मक या विश्लिष्ट या श्लिष्ट भाषा है, जबकि संस्कृत क्या है? संयोगात्मक, एवं अंग्रेजी क्या है? वियोगात्मक भाषा। देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी वियोगात्मक भाषा है, जबकि संस्कृत जो है वो संयोगात्मक भाषा है। ये प्रश्न आरओ एआरओ के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं कि आकृत मूलक के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है। हिंदी जो है विश्लिष्ट भाषा है और यह एक वियोगात्मक भाषा है। वहीं संस्कृत एक संयोगात्मक भाषा है और इंग्लिश क्या है? वियोगात्मक भाषा है। विश्व की 10 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। हिंदी का तीसरा स्थान है, जबकि अंग्रेजी का प्रथम स्थान और चीनी भाषा जो मंदारिन होती है उसका द्वितीय स्थान। यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाती है अंग्रेजी, जो कि प्रथम स्थान पर है। और जो चीनी भाषा होती है मंदारिन,
वह द्वितीय स्थान पर है और तृतीय स्थान पर कौन सी भाषा है? हमारी हिंदी है, यानी कि हिंदी को तृतीय स्थान प्राप्त है। इसके बाद हम देखते हैं हिंदी को भारत की राजभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक हिंदी को नहीं प्राप्त हुआ है, तो इस बात को आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बातें चल रही हैं, मांग हो रही है, पर वो अभी राष्ट्रभाषा घोषित नहीं हुई है। हिंदी को भारत की राजभाषा कहा जाता है। इसके बाद यदि राजभाषा का शाब्दिक अर्थ को देखा जाए तो इसका अर्थ होता है राजकाज की भाषा, अर्थात ऐसी भाषा जो किसी भी राज्य के राजकीय सरकारी कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, यानी कि जो कि किसी राज्य के राजकीय कार्य या सरकारी कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, वह कौन सी भाषा है? वह है राजभाषा। तो उसे राजभाषा की संज्ञा या राजभाषा के नाम से जाने जाते हैं। तो हिंदी क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा है। अब इसके बाद पूछा जाता है कि हमारी लिपि कौन सी है? अगर हमारी राजभाषा हिंदी है तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी को कैसे लिखा जाता है? तो हिंदी भाषा को जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इस देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी, इसका मतलब विस्तृत बताती हूँ आपको। देवनागरी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है। जिस प्रकार ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, वैसे ही देवनागरी जो लिपि है वो भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। यानी कि अगर पूछा जाए कि हमारी हिंदी कैसे लिखी जाती है, तो हिंदी जो है हमारी बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, और वहीं ब्राह्मी लिपि जो है वो भी बाएं से दाएं लिखी जाती है, और जो देवनागरी लिपि है वह भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारी भाषा हिंदी है वो का जो प्राचीनतम लिपि है, या कौन सी सबसे जहाँ से उत्पत्ति हुई है इसकी, वो हम क्या कह सकते हैं कि ये ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ, जिससे हमारी हिंदी जुड़ी हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि 14 सितंबर यानी कि 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। यानी कि यहाँ पर ध्यान देने की ये बात है कि भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को घोषित किया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा के रूप में। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत की हिंदी जो भाषा है वो राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, तो आप क्या आंसर करेंगे? हिंदी भारत की राजभाषा है, जिसको 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से घोषित किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को, इसीलिए यही कारण है कि 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है। और वहीं पर वर्ल्ड का जो हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस, वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ये जो 14 सितंबर है जब हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो ये जो है हमारा घोषित होने के बाद घोषणा की गई कि हाँ हिंदी दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, जब हमारी राजभाषा घोषित हो गई। तो इसके बाद हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को 26 जैन 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ ही भारत में राजभाषा नीति भी लागू हुई। यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ ही, देखिए इस लाइन में दो क्वेश्चन मिलते हैं हमें कि अगर पूछा जाए जो एसआई, पेट और ये दिल्ली पुलिस या इन सब जो छोटे एग्जाम हैं, इनमें जो प्रश्न आते हैं इनमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था। तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।
और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि राजभाषा नीति का कार्यान्वयन कब प्रारंभ हुआ या राजभाषा नीति कब लागू हुई। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 26 जनवरी 1950 को राजभाषा नीति लागू हुई। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि राजभाषा का उल्लेख भारत के संविधान के कौन से भाग में किया गया है। एक क्वेश्चन ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राजभाषा के बारे में बात की गई है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर इस लाइन में आपको मिल जाते हैं। कैसे, भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। वहीं अनुच्छेद को अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आप श्योर हो गए होंगे कि बिल्कुल सटीक है, ऑथेंटिक जानकारी है। बिल्कुल आप घबराएं नहीं कि आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्राप्त होगी। बिल्कुल ऑथेंटिक और 100% एक्यूरेसी के साथ ये जानकारी आपको प्राप्त हो रही है। और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को, अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अनुसूची 8 है वह भाषा से संबंधित है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारतीय संविधान में अनुसूचियां बनी हुई हैं उनमें से कौन सी अनुसूची है जो भाषा से संबंधित है। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे, अनुसूची 8 जो है वो भाषा से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं कौन कौन सी हैं मतलब पहली बात तो ये पूछा जाता है कि कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो अनुसूची 8 जो है भाषा से संबंधित है और उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी हैं वो भाषाएं, देखिए उसमें है संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीरी और गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मराठी, बंगला और पंजाबी। अगर आपको देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो आपको मैं प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, जिससे आप इन भाषाओं को नोट्स भी बना सकते हो और इसी साथ साथ ही लर्न भी, याद भी कर सकते हैं। तो वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मराठी, बंगला और पंजाबी। ये 22 भाषाएं जो हैं वो अनुसूची 8 में उल्लिखित है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 343(1) में, जैसा कि आपको मैंने अभी पहले ही बताया कि भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का उल्लेख यानी हमारी हिंदी भाषा के बारे में बात कही गई है। तो उसमें अनुच्छेद 343(1) क्लॉज 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ भारत की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। यानी कि भारत एक संघ है। भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। ठीक है, ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत क्या है, तो उसमें 3-4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा, भारत राज्यों का संघ है। यानी कि कई राज्यों को मिला करके एक देश की रचना की गई है, देश का निर्माण किया गया है, जिसे हम कहते हैं कि यह हमारा जो भारत देश है वो संघों का देश है, राज्यों के संघों का देश है। ठीक है, और ये किसके प्रयास से हमारा देश एक अखंड भारत बना, या जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उनके अथक प्रयासों से हमारा देश आज इतना विशाल और समृद्ध
रूप में, सांस्कृतिक विरासत के रूप में खड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनुच्छेद जो 343(1) है, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ भारत की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, ये स्पष्ट मेंशन है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हमारी राजभाषा के बारे में कुछ जानकारी हो गई। इस तरह से आगे हम बढ़ते हैं। खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में कब स्वीकार किया गया, ये बताइए। खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में कब स्वीकार किया गया? इस प्रश्न का उत्तर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दे सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इसका आंसर पता है या नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो भी बताइए कि आपको नहीं पता है, उसको मैं जानकारी लेकर आपके सामने आऊँगी और अपनी वीडियो में बताऊँगी। और अगर नहीं पता है तो आप पूछ सकते हैं, और पता है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। इसके आपके साथ साथ दूसरों को भी ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि हिंदी खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में कब स्वीकार किया गया, अर्थात मानक हिंदी का आधार क्या है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या आंसर करेंगे कि मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। ठीक है, खड़ी बोली ही जो है मानक हिंदी का आधार है। अब हिंदी की मैंने जैसे लास्ट की वीडियो में भी आपको बताया कि कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं। तो जब आप मेरे इससे पहले की वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको हिंदी भाषा के विकास, हिंदी भाषा का काल विभाजन, हिंदी भाषाएं की कितनी उपभाषाएं हैं, हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं हैं उनकी कितनी बोलियां हैं, वो भी आपको सारी विस्तृत जानकारी, संपूर्ण जानकारी उस वीडियो से आपको प्राप्त होगी। और एक जानकारी और कि वह बोलियां किस विशेष क्षेत्र में बोली जाती हैं, ये भी जानकारी आपको मेरी उस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो हिंदी की अगर प्रश्न आता है कि कितनी उपभाषाएं हैं, तो सीधा आंसर होता है हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। और हिंदी की जब बोलियां पूछी जाए तो हिंदी की 18 बोलियां हैं। पहले 17 थी लेकिन अब नए उसमें 18 बोलियां हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति, अगर पूछा जाए कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस अपभ्रंश से हुई है, तो हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, अब पूछा जाए कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है, वह क्या है? शब्द है। और भाषा की पूर्णतम इकाई, देखिए इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। देखिए, जो भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है वह क्या है? शब्द है। और भाषा की जो पूर्णतम इकाई है वह क्या है? वाक्य है। अब इस तरह से हम देख सकते हैं कि शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होते हैं, वर्ण क्या है, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। तो स्वर व्यंजन को तो लेकर अभी मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि स्वर व्यंजन को लेकर मैं आपके बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करूँ। लेकिन जो इससे पहले की मेरी वीडियो है उसमें शब्द क्या होते हैं, उनकी परिभाषा, और वाक्य क्या होता है, कैसे व्यंजन होते हैं जिनको हम शब्द कहेंगे, और कैसे शब्द होते हैं जिनको मिलाकर वाक्य की रचना होती है, वो संपूर्ण जानकारी आपको मेरे लास्ट वीडियो में दी गई है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। अब एक प्रश्न बनता है कि भारत की प्रथम देश भाषा, ये प्रश्न मैंने पीसीएस के पेपर में देखा था, जिसको किसी ने मेरे साथ शेयर किया था। उसमें यह प्रश्न था कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी थी। तो ये प्रश्न जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत पहले, अभी तो हमारी देश भाषा या राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। लेकिन पहले क्या थी? सबसे पुरानी, या मतलब हमसे पूछा जाए कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है, तो हम क्या बताएंगे? पाली। पाली जो है भारत की प्रथम देश भाषा है। अब पाली भाषा की बात हो ही रही है तो इसमें आपको मैं बता दूं कि जो बौद्ध धर्म गुरु थे या बौद्ध धर्म के जो प्रणेता थे भगवान बुद्ध,
उन्होंने पाली भाषा में ही अपने धर्म ग्रंथों की रचना करवाई और उन्होंने अपने सारे उपदेश किसमें दिए? बौद्ध भाषा में, पाली भाषा में दिए, क्योंकि बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली भाषा ही थी। और इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं, यानी कि पाली के दो नाम और हैं। यानी इसके बारे में आपको दो जानकारी और प्राप्त होती है कि पाली जो है भारत की प्रथम देश भाषा है और इसे सबसे पुरानी प्राकृत भाषा भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजभाषा आयोग का गठन, ये प्रश्न मैंने टीजीटी में, सीटेट में, पीजीटी में कई बार देखा है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और लगभग हर एग्जाम में, चाहे DSSS भी हो, KVS का हो, NVS का हो, इन सभी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन तो निश्चित ही राजभाषा आयोग से आता है। कभी इसके अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाता है, तो कभी इसके आयोग के गठन के ईयर के बारे में पूछ लिया कि कौन से सन में ये बना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिलता है कि राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, राइट। और राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? BG खेर। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। संस्कृत को हिंदी की आर्य जननी कहते हैं। संस्कृत को हिंदी की आर्य जननी कहते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि संस्कृत को और क्या क्या कहते हैं। संस्कृत को आर्य भाषा कहते हैं, आर्य जननी तो अभी मेंशन ही किया गया है। इसके बाद आर्य भाषा के बाद देव भाषा, देववाणी भी, और संस्कृत को प्राचीनतम भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, और हिंदी जो है भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी जो है भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण यानी कि अक्षर है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? बताइए। ये सब प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर आप इस एक वीडियो को देखकर आप जाते हैं तो आपके कम से कम 10 क्वेश्चन अटेंड हो जाएंगे, वो भी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, 100% एक्यूरेसी होगी। और बस आपको मेरा ये वीडियो देखना होगा जिससे आपको 10 नंबर, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो सीटेट में तो 2 नंबर आएंगे इससे कम से कम, लेकिन टीजीटी और पीजीटी, चाहे वो DSSS का हो, चाहे वो KVS का हो, चाहे वो NVS का हो, या आर्मी पब्लिक स्कूल के जो होते हैं या एयरफोर्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और भर भर के पूछते हैं और लोग सोचते हैं ये प्रश्न आए कहाँ से हैं। तो इसके लिए आप मेरी इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियो को और पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में एक नए टॉपिक को लिख सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, इस बारे में जानकारी चाहिए। तो मैं आशा करूँगी कि आप ऐसा करेंगे और मुझे सजेशन भी देंगे। और मैं आगे आपको बताती हूँ कि हिंदी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि पूछ लिया जाए या खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो क्या होंगे? अमीर खुसरो जी हैं। फिर हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा है। उत्तराधिकारिणी भाषा यानी कि, अब देखिए आपको मैं यहाँ पर एक जानकारी और देती हूँ कि जो उत्तराधिकारी होता है वो पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, और उत्तराधिकारिणी किसे प्रयोग करते हैं? वो महिला के उससे संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि हिंदी जो है वो संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा है, यानी कि हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा है, यानी कि संस्कृत से ही हिंदी का विकास हो। जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ विरासत लोगों को मिलती जाती है, उसी प्रकार से हिंदी संस्कृत से पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होते होते हिंदी जो है उत्तराधिकारिणी भाषा के रूप में इस समय हमारे समक्ष है। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। देखिए ये मैंने आपको बोली पर भी एक टॉपिक बनाया है जो कि वीडियो में मेंशन है, लास्ट वीडियो में। देखिए भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं और हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा
हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा का प्रयोग अपभ्रंश के रूप में होता है। देखिए, हिंदी को जो विकास प्रदान करने वाली भाषा है वो कौन सी है? अपभ्रंश है। लेकिन वहीं पर अब मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में जो अलग अलग राज्य होते हैं अपने राजकीय कार्यों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो मैं यहाँ आपको बता देना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में वहाँ के राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। कहीं पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, कहीं पर उर्दू को भी मेंशन किया गया है साथ में। तो इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक राज्य की अपनी अलग अलग भाषाएं हो सकती हैं, ठीक है। उसी से उनके राजकीय कार्य होते हैं, पत्र व्यवहार आदि उन्हीं भाषाओं में होते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है और खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? पौरवी है। हाड़ौती एवं ढूंढाड़ी, हाड़ौती एवं ढूंढाड़ी जो है वो पूर्वी राजस्थान की बोली हैं। ये दोनों बोलियां हैं, कौन कौन सी? हाड़ौती और ढूंढाड़ी, ये दोनों बोलियां हैं कहाँ की? पूर्वी राजस्थान की। पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में ये बोलियां बोली जाती हैं। अब भोजपुरी भाषा का वर्णन, जो भोजपुरी पहले तो ये बोली थी लेकिन इसका इतना विकास हो गया कि ये एक भाषा का रूप ले ली। तो भोजपुरी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा तो आप सबको पता है कहाँ की है। ब्रज भाषा कहाँ की है? ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, देहरादून, अंबाला और सहारनपुर में खड़ी बोली अपनी ठेठ रूप में दिखाई देती है, ठीक है। और ब्रज भाषा का जो रूप किन क्षेत्रों में दिखाई देता है ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए और कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। आगे मैं आपको बता दूं, अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था। यानी कि सबसे पहले हिंदी को हिंदवी किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था हिंदवी। उसके बाद अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। उनको खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है और खड़ी बोली का प्रथम कवि के रूप में भी अमीर खुसरो को जाना जाता है। तो हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा की कविताओं में मिलता है। देखिए, पहली बात तो हिंदी जो शब्द है वो हिंदी भाषा का है नहीं, ठीक है। लोगों को गलतफहमी होती है कि हिंदी शब्द हिंदी से ही बना होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। और भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ बोलना या कहना होता है। अब बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो वह उपभाषा बन जाती है। अब इस तरह से मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी प्रदान की जो आपके एग्ज़ाम को परिवेश में रखते हुए काफ़ी मददगार होगी। अब नेक्स्ट मैं 1-2 पॉइंट आपको और बताऊंगी, उसके बाद बस अपनी वीडियो को मैं एंड करूंगी। और जैसे देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जय भट्ट के शिलालेख में मिलता है। देखिए, प्रश्न क्या बनता है कि देवलिपि नागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर मिलता है, कहाँ पर उल्लेख मिलता है? तो हम क्या बताएंगे कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जय भट्ट के शिलालेख में मिलता है, ठीक है। और भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने सुझाया था, ठीक है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। और इसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो हिंदी दिवस हमारा मनाया जाता है 14 सितंबर को, वो जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये जानकारी बहुत कम लोगों के पास है, पर ऐसा है
कि उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही हिंदी दिवस की घोषणा की गई थी। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और इसी तरह की रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा ये कंटेंट और मेरा ये प्रयास अगर आपको रुचिकर लगता हो, अच्छा लगता हो और इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप अपना लिख सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं और कुछ सजेशन दे सकते हैं। और मुझे आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके साथ उपस्थित होंगी। थैंक यू सो मच।